सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी मई 2024 में किसने मेंस एएफसी अंडर 23 एशियन कप जीत लिया है? तो आंसर होगा जापान ने। यहां हम बात कर रहे हैं मेंस एएफसी अंडर 23 एशियन कप 2024 की, जो कि इस बार इसका 6वां संस्करण था। ये 15 अप्रैल से लेकर 3 मई 2024 तक हुआ। कहां पे? कतर के दोहा में। और याद रखना ये टूर्नामेंट हर 2 साल में होता है। तो अभी वाला जो टूर्नामेंट हुआ, जो इसका 6वां संस्करण था, उसको जापान ने जीता। जापान ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। इससे पहले 2016 में ये जीता था। और इसमें उप विजेता कौन रहा? उज्बेकिस्तान। आपको बता दूं ये चैंपियनशिप पहली बार 2013 में हुई थी ओमान में, उसको इराक ने जीता था। और अभी लास्ट टाइम 2022 में सऊदी अरब विजेता रहा था। और अभी वर्तमान में 2024 में जापान विजेता रहा है। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। अच्छा, एक फुटबॉल टूर्नामेंट अभी हुआ था, संतोष ट्रॉफी जिसे कहते हैं, 2023-24 का ये अभी टूर्नामेंट हुआ। इसको सर्विसेज ने जीता था, गोवा को हराया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट ये कौन सा है, तो आंसर करना डूरंड कप। अभी जो लास्ट ईयर डूरंड कप हुआ था, जो कि इसका 132वां संस्करण था, 2023 में जो हुआ था, उसको याद है किसने जीता था? मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हराया था। अच्छा, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? मेरी ईयरअप्स को। ये इंग्लैंड की गोलकीपर है। बीबीसी मतलब हो गया ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। और अभी इसमें भारतीय मूल के अध्यक्ष बने थे समीर शाह, उनका नाम है। और बैलन डी'ओर पुरस्कार पुरुषों में मिला था लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। और महिलाओं में एटना बोनमाटी को, जो कि स्पेन की है। और अगर आपसे पूछे कि अभी जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होगा, ये इसका 22वां संस्करण है, याद रखना 3 देशों में होगा, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका। और अभी इसका स्पॉन्सर कौन बन गया है? सऊदी अरब की एक ऑयल कंपनी अरामको, पढ़ा था हमने। और सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप 2034 वाले जो होंगे, जो कि इसका 24वां संस्करण होगा, उसको होस्ट करेगा। ये भी ध्यान में रखना। लास्ट ईयर जो फीफा वर्ल्ड कप हुए थे वो 2022 में हुए थे कतर में, जिसका मैस्कॉट था लाइब। उसको अर्जेंटीना ने जीता था, फ्रांस को हराया था। वैसे फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी होती है उसको फीफा कहते हैं। स्थापना होती है 1904 में। हेडक्वार्टर हो गया ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और प्रेसिडेंट है ज्ञान इन्फिनिटो। फुटबॉल से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रतो कप हो गया, डूरंड कप हो गया, आशुतोष कप हो गया, मर्डेगा कप हो गया। एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजय कुमार मिश्रा को। संजय कुमार मिश्रा ये झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। और अभी इनको जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये जो ट्रिब्यूनल है, ये काम क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जीएसटी से संबंधित विवादों को कुशलता पूर्वक हल करने में ये मदद करता है। और अभी 4 सालों के लिए या 70 वर्ष आयु जो भी पहले हो तब तक के लिए ये इस पद पर बने रहेंगे। संजय कुमार मिश्रा इनका नाम है। आपको बताया अभी दिनेश कुमार त्रिपाठी ये नौसेना प्रमुख बने थे हमारे नए। आर हरि कुमार के जगह आए थे, 26वें नंबर के बन गए हैं। कृष्ण स्वामीनाथन की बात करें, नौसेना के अभी भारतीय नौसेना के अभी नए वाइस चीफ बने थे। नए चीफ बन गए दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि अभी तक वाइस चीफ हुआ करते थे। तो अब वाइस चीफ नए कौन बन गए हैं? कृष्ण स्वामीनाथन। दोनों याद रखना साथ में। विप्रो के सीईओ अभी बन गए श्रीनिवास पल्लिया। अच्छा, जीएसटी की बात है। जीएसटी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको करवाता हूं। और इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे एक साथ कराऊंगा, ध्यान से सुनना। तो जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद रखना ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और अगर पूछे जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, तो आंसर होगा फ्रांस। अगर पूछे वे संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था भारत में, तो आंसर होगा 122वां। तो याद रखना जीएसटी अधिनियम भारतीय संसद में पेश होने वाला 122वां संविधान संशोधन बिल है। और पास होकर अधिनियम में परिवर्तित होने वाला 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। अगर पूछे जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा असम है। और भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो याद रखना कनाडा। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस हम मनाते हैं, आपको बताइए। अच्छा, मान लो अगर आपसे पूछे जीएसटी को समाप्त करने वाला पहला देश होगा मलेशिया, ये भी ध्यान रख लो। बाकी भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? कौन सी समिति? विजय केलकर समिति। और सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। और जीएसटी की दरें कितने प्रकार की है? तो
तो 5 प्रकार की 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। एक बेसिक सा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी पंजीकरण, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें जो संख्या का नंबर होता है, उसमें जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं? 15 अंक होते हैं। जिस तरह से आपका आधार कार्ड होता है तो आधार संख्या कितनी है? 12 है। उसी तरह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 15 है। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। और राष्ट्र सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये निर्मला सीतारमण जी ने ही किया था, गोवा के पणजी में। और इस संग्रहालय का नाम क्या रखा था? धरोहर नाम रखा था। तो यहाँ पे ये जीएसटी से संबंधित आप कह सकते हो बिल्कुल स्टैटिक प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। और इसमें से कई बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो आज काफी दिनों के बाद जीएसटी का प्रश्न आया, तो मुझे लगा कि आपको यहाँ पे जीएसटी से संबंधित सारे प्रश्न करवा दूं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, मतलब काफी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको तो पहले भी कई बार ये शीट में रिवाइज करा चुका हूं। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 159। तो एक्चुअल में ये जो सूचकांक है, ये जो इंडेक्स है, ये बताता है कि किस देश में जो वहां की जो प्रेस है उसको कितनी आजादी है, उसको कितनी स्वतंत्रता है अपना काम करने की। और इसी आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है, जिसका मुख्यालय आपको फ्रांस में मिलेगा। रैंकिंग में आते हैं तो भारत की रैंक इसमें 159 है 180 देशों में से। और आप नोटिस करोगे लास्ट ईयर भारत की रैंक इस इंडेक्स में 161 थी। तो आप देखोगे चाहे थोड़ा सा ही सही, लेकिन इंप्रूवमेंट देखने को मिला है भारत का इस इंडेक्स में। ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें गंदी बात यह हो गई कि इन्होंने पाकिस्तान और सूडान जैसे देशों की रैंकिंग हमसे अच्छी बता दी है। वैसे उनकी रैंक कितनी है वो हमें याद नहीं रखना है, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं तो मतलब ये सोचने वाली बात है, ऐसे देश जहां पे हर गली में लड़ाइयां चलती रहती है, जहां की गलियों में आतंकवादी घूमते रहते हैं, तो वहां की प्रेस को क्या इतना स्वतंत्र बता दिया इन लोगों ने? मतलब इतनी आजादी दे दी है कि खुल के जो भी चाहे वो लिख सकते हैं, जो भी चाहे वो बोल सकते हैं। भारत से भी अच्छा बता दिया। ठीक है, मैं आपके मन की बात समझ रहा हूं। आप कह रहे होंगे, आप में से बहुत से कहना चाहते हैं कि भारत की जो प्रेस है उसको कौन सी फ्रीडम मिली हुई है। कभी कभी हमें ही लगता है कि यार हमारी प्रेस कठपुतली है, जो न्यूज में दिखानी होती है वो दिखाती नहीं है, जो नहीं दिखानी होती है वो दिखाती रहती है। मानते हैं ये बात, इसीलिए तो हमारी रैंकिंग इतनी नीचे है। ये कोई 159 अच्छी रैंक थोड़ी ना है। लेकिन मैं तो तुलना कर रहा हूं पाकिस्तान और सूडान जैसे देशों से। तो इस तरह की रैंकिंग आती है तो डाउट होता है इन पे। लेकिन क्या करें, एग्जाम में पूछी जाती है तो नंबर के लिए तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो नंबर के लिए पढ़ना है तो बस 2-3 फैक्ट आप याद रखना कि इंडेक्स क्या है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 की हम बात कर रहे हैं। भारत की रैंक 159 है, 180 देशों में से है। और इसमें टॉप पर नॉर्वे है, सेकंड पे डेनमार्क और तीसरे पे स्वीडन है। सबसे आखिरी का भी ध्यान रख लो, एक स्थान पे कौन बताया गया? इरिट्रिया को बताया गया है। 2024 में इस इंडेक्स का ये 22वां संस्करण है। लास्ट ईयर क्या रैंकिंग थी मैंने आपको बता दिया, भारत 161 पे था, टॉप पे नॉर्वे था। अभी आपको याद है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमने मनाया था 3 मई को। अच्छा, इंडेक्स वाली बात है तो एग्जाम के लिए ही पढ़ना है ना हमें। तो चलो फिर मैं आपको 2024 के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको रिवाइज कराता हूं। अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना, ताकि आपका यहीं पे रिवीजन हो जाए। तो इस साल सबसे पहले हमने पढ़ा था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था। भारत 93 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क था। इसको जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आया था। इसमें भी कुछ डेटा है 4-5, वो देखो। जैसे कि सबसे स्वच्छ शहर पूछेंगे तो इंदौर और सूरत आंसर करेंगे। लेकिन 1 लाख से कम आबादी में पूछेंगे तो महाराष्ट्र का सासवत टॉप पे था। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड में मध्य प्रदेश का महू छावनी बोर्ड रहा। राज्यों में महाराष्ट्र टॉप पे रहा। सबसे स्वच्छ गंगा शहर में वाराणसी और प्रयागराज रहा था। और सफाई मित्र शहर चंडीगढ़ था। हिम तेंदुए पे रिपोर्ट आई थी पहली बार आई थी। 3 पॉइंट ध्यान रखो, भारत में टोटल कितने हिम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड है? तो 718 है। सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477, सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9। एक टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया था, ये बताता है सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम वाला शहर कौन सा है। तो टॉप पे इसमें लंदन को बताया था, भारत से बंगलुरु 6ठे स्थान पे था। लोकतंत्र सूचकांक आया था, डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया और 41 रैंक थी भारत की, टॉप पे नॉर्वे रहा था। उसी तरह से वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें भारत 42 नंबर पे था, टॉप पे अमेरिका था। इसको यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जारी किया। एक लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 आया, भारत 108वें स्थान पे था, टॉप पे डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक 2022 भारत 134 नंबर पर है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। इन दोनों को जारी किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हमने पढ़ी थी, इसमें भारत 126 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था, यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया था, भारत पे था, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना था।
बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत 51 नंबर पे था। टॉप पे सिंगापुर था, इसको भी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। एक ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 आया, भारत तीसरे स्थान पे था, पहले पे अमेरिका था, इसको हुरुन ने जारी किया। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बन गया भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और इसमें टॉप पे साउथ कोरिया का था। एक साइबर क्राइम इंडेक्स आया था जिसमें भारत 10वें स्थान पे था, टॉप पे रशिया था। उसके अलावा सिप्री ने बताया था अभी सैन्य खर्च के मामले में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है। और इससे पहले इसने बताया था कि सबसे ज्यादा हथियार जो इंपोर्ट करता है, आयात करता है, इस मामले में भी इंडिया टॉप पर है। और अभी IQ एयर ने सबसे पॉल्यूटेड सिटी, सबसे प्रदूषित शहर की सूची जारी की थी, उसमें बताया था टॉप पर काठमांडू है और दूसरे पर नई दिल्ली था। तो ये अभी तक 2024 के इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, सूचकांक हैं। यहाँ पे हमने सारे एक साथ आपको रिवाइज करवा दिए हैं, क्योंकि अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं पहली बार करेक्ट एग्जाम पे, तो मैं आपको बता दूं अपने चैनल की या अपने करंट अफेयर्स की यही खास बात है, जिस भी तरह का प्रश्न होता है मैं उसी से संबंधित आपको सारे करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने के या 1 साल के आपको यहीं पे रिवाइज करवा देता हूं। एक बार नहीं कराता हूं, बार बार कराता हूं, ताकि आपको चीजें मेरे बोलने से, आपके देखने से यहीं पे याद हो जाए। फिर भी अगर कोई छोटी मोटी कसर रह जाती है तो उसके लिए मैं आपकी रिविजन वाली क्लास भी लेकर के आ रहा हूं। डेली अपने करंट अफेयर्स के 2 ही वीडियो आते हैं, एक तो ये डेली करंट अफेयर्स वाला और एक रिविजन वाली क्लास। ये ब्लैक कलर का उसका थंबनेल होता है, तो आप थंबनेल से ही समझ जाएंगे, जिसमें पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूं। पुराने महीने भी कौन से होते हैं, आप यूं मान के चलो पिछले 6 महीने के, लेकिन अभी जो वीडियोस लेकर के आ रहा हूं वो तो जनवरी से लेकर के आ रहा हूं, तो पिछले 4 महीना ही कंसिडर करो, क्योंकि 2024 को चालू हुए अभी 4 महीने ही हुए हैं। तो 4 महीने के करंट अफेयर्स का ही मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखता हूं उसमें, और वो भी 1 लाइनर हम बात करते हैं। तो अगर वो वीडियोस आप नहीं देखते हैं तो जरूर आपका रिवीजन हो जाए, आपको फिर घर पे करंट अफेयर्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उठाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्विज आपको मिल जाएगी, पीडीएफ पैनल पीडीएफ आपको मिलेगी। जैसे कि अभी ये जीएसटी वाला मैंने आपको शीट दिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखने में आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो टाइम आपका मैं बचा रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि इतनी मेहनत करके मैं पीडीएफ तैयार कर रहा हूं और आपको फ्री में दे रहा हूं, बाकी जगह तो इसके पैसे लिए जाते हैं। मैं आपके साथ ऐसा भी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं। जितना मेरे से हो रहा है उतना सब मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, और जितना दे सकता हूं उतना। अब देखना यह है कि आप में से कौन कितना फायदा उठाता है। तो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बस इतना सा आपसे चाहता हूं। आज के हमारे वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार बस वीडियो को शेयर जरूर करना यार। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आंसर होगा जेरेमिया मानेले। सोलोमन द्वीप ये प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। पहले आप मैप में देखो, ये रहा सोलोमन द्वीप, जिसकी कैपिटल भी होती है होनियारा। करेंसी है सोलोमन आइलैंड डॉलर। नए प्रधानमंत्री बन गए जेरेमिया मानेले। अब ये देखो क्वेश्चन वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मैंने कंसिडर कर लिया क्योंकि अभी न्यूज में था। और दूसरा कारण है कि इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको 2024 में अभी जितने भी देशों में अभी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बने हैं, यानी कि इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको यहाँ पे रिवाइज करा दूंगा। तो आपका रिवीजन करवाने के लिए ही मैंने एक क्वेश्चन लिया है। तो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, साथ साथ बोलना अगर सारे आपको नाम पता है तो। जैसे कि अभी सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने लॉरेंस वोंग, उनका नाम है। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने थे बनर्जी बेनेडिक्टसन। स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट बने पीटर पेलेग्रिनी। इजिप्ट के तीसरी बार प्रेसिडेंट बने अब्दुल फतेह अल सीसी। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी जुडिथ सुमिनवा तुलुका। अभी सेनेगल के प्रेसिडेंट बने थे बासिरो डियोमाए फे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मुस्तफा। हंगरी के प्रेसिडेंट बने तामस सुल्यूक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ बने और प्रेसिडेंट बने थे आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने प्रबोवो सुबियांतो। यमन के प्रधानमंत्री बने अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने ओल्जास बेक्टिनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर स्तब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एवरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट बने लाई चिंग ते। फ्रांस के सबसे युवा पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने गैब्रियल एटल। चाड के प्रधानमंत्री बने सुक्सेस मसरा। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने थे अलेक्सी तस्सीसिकेदी। तो यहाँ पे ये मैंने आपको 2024 के जितने भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स थे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को लेकर के, उस सारे मैंने कवर कर लिए, कुछ भी नहीं छूटा है। तो अगर साथ साथ मेरे रिवाइज करते हुए चलोगे
और ये चीजें आपको याद होती चल रही है तो फिर आप टेंशन मत लेना कि आपका कोई इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स वाला जिसमें प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री से कोई सेक्शन है वो आपका छूट गया हो, नहीं सब याद होता चल रहा है आपको। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा फिलिस्तीनी पत्रकार। आपको पता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, चलता ही रहता है। तो गाजा पर इजराइल के युद्ध को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 से भी सम्मानित किया गया, क्योंकि फिलिस्तीनी पत्रकारों ने ऐसे भारी युद्ध के समय भी, ऐसी कठिन परिस्थितियों में, ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में भी अपनी पत्रकारिता का काम किया, ईमानदारी से आप तक न्यूज पहुंचाई, दुनिया तक न्यूज पहुंचाई कि ये चल रहा है, वहां पे ये इतने तबाह हो गए, ये गिर गया, इतने लोग मर गए। और हो सकता है उनके ऊपर भी पत्रकारिता के समय कई मिसाइलें गिरी हो, कई बम फटे और कई पत्रकार मारे गए, ऐसा हुआ है असली में। लेकिन फिर भी उसके डर से, बम फटने के डर से कि उनके ऊपर मिसाइल गिर जाएगी, इस डर से उन्होंने पत्रकारिता खत्म नहीं की, चुपचाप घर पे जाकर के नहीं बैठे, वो भाग नहीं गए, मैदान में उतरे, उन्होंने अपना काम किया और हम सब तक न्यूज पहुंचाई। और इसीलिए फिलिस्तीनी पत्रकारों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसी एक व्यक्ति को नहीं मिला है ना। जो भी सभी पत्रकार हैं जो इस वॉर में डेथ हो गई, कुछ एक अपंग भी हुए होंगे, कुछ सही भी होंगे, तो सबको डेडिकेटेड है ये अवार्ड। इस अवार्ड की बात करें, यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, इसकी स्थापना होती है 1997 में। तो ये पुरस्कार हमने कहा उस व्यक्ति, उस संगठन या संस्था को दिया जाता है जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। बाकी यूनेस्को की बात करें, फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर हो गया पेरिस फ्रांस में और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अज़ौले। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 मई को। बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेपर्ड डे की, अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। ये 3 मई को मनाते हैं, याद रखना है। और तेंदुए का जूलॉजिकल नेम क्या है? पैंथेरा पार्डस है। देखो तेंदुए से याद आएगा, एक हिम तेंदुआ भी होता है जो बर्फों में पाया जाता है, बर्फ वाले एरिया में, जिसको आप स्नो लेपर्ड बोलते हो अंग्रेजी में। तो उसको लेकर भी एक दिवस होता है, स्नो लेपर्ड डे, इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। वो याद रखना 23 अक्टूबर को होता है। और हिम तेंदुए से तो 2-3 प्रश्न आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि अभी लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल बनाया था। उसके अलावा एक कंट्री है जिसने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल एनिमल बनाया है, कौन सा? किर्गिस्तान। ये जरूर याद रखना। अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में हुए थे, इसने अपना जो शुभंकर है वो स्नो लेपर्ड को बताया था, मतलब उसका नाम है शीन ए शी या शान, जो रिप्रेजेंट करता है स्नो लेपर्ड को। और हिम तेंदुए के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी, वो मैंने आपको बताई दिया है। पहली बार रिपोर्ट आई थी अभी इसी साल, जिसमें सबसे ज्यादा हिम तेंदुए लद्दाख में बताए गए थे 477 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में थे 9। 718 पूरे भारत में बताए गए थे, तो वो भी ध्यान रख लो। चलो डेज की बात करें तो वैसे अभी मई में कौन कौन से डे हम पढ़ चुके हैं। देखो 1 मई को हमने पढ़ा था श्रमिक दिवस, 2 मई को ट्यूना डे, 3 मई को अभी प्रेस स्वतंत्रता दिवस पढ़ लिया और 3 मई को ही ये अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस भी हो गया। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने कहां पर पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा पुणे में। तो अभी भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने मिलकर के पहले संविधान पार्क को बनाया है, कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में, जिसका उद्घाटन किया अभी दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ अजय कुमार सिंह ने। तो ये संविधान पार्क संविधान के संस्थापक नेताओं को एक श्रद्धांजलि है। भारतीय संविधान की हम बात करें तो ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए आप रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हो। और ये कितने समय में बनकर तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में। और संविधान दिवस ये आप जानते हो 26 नवंबर को मनाते हैं, याद रखना। इसी को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आया था। तो अक्सर स्टूडेंट को याद होता है संविधान दिवस, लेकिन प्रश्न पूछा था राष्ट्रीय कानून दिवस, नेशनल लॉ डे, 26 नवंबर, इसी को बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट शीट रिवाइज कराऊंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे अभी तक भारत में जो भी इंपॉर्टेंट पार्क जो न्यूज में रहे हैं, या यूं कहूं कि देश के या भारत के पहले किसी न किसी तरह के पार्क न्यूज में रहते ही हैं। तो 10-11 क्वेश्चन कराऊंगा इस तरह के में, ध्यान से सुनना। जैसे कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, ये बना केरल कोच्चि में। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे कहते हैं आर्ट पार्क, ये बना बंगलुरु में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क बना, तो आंसर होगा हैदराबाद में।
देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क बना दिल्ली में। देश का पहला जेंडर पार्क बना केरल कोझिकोड में। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना असम में। देश का पहला नाइट सफारी पार्क बनेगा लखनऊ में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। और भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क बनेगा केरल में। और भारत के पहले वैदिक थीम पार्क ये कहाँ पे बना, उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है वेद वन पार्क। तो इस तरह के ये सारे इंपॉर्टेंट पार्क है जो हमने करंट अफेयर्स में ही पढ़े थे, रिवीजन कर लिया हमने यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का आधिकारिक एंथम क्या है? तो आंसर होगा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो अभी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अभी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जो होंगे उसका ऑफिशियल एंथम लॉन्च कर दिया है, जो क्या है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अभी आपको बताइए जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 है ये 1 से लेके अभी 29 जून 2024 तक होंगे। कहाँ पे होंगे ये जरूर याद रखना, वेन्यू वेस्ट इंडीज और अमेरिका इसको होस्ट कर रहा है। इसमें 3 देश पहली बार हिस्सा ले रहे हैं, कौन? कनाडा, युगांडा और अमेरिका। पहली बार इसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और अभी कौन सा संस्करण हो रहा है, संस्करण पूछेंगे तो नवा संस्करण। और अभी इसके 3 खिलाड़ी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, कौन? युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि T20 वर्ल्ड कप ये पुरुषों का जो पहली बार हुआ था वो 2007 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। उसको भारत ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था। और अभी लास्ट टाइम हुआ था 8वां संस्करण, वो 2022 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वो, उसको इंग्लैंड ने जीता था लेकिन हराया पाकिस्तान को ही था। बाकी आईसीसी की बात करें तो स्थापना होती है 1909 में, दुबई यूएई में मुख्यालय है। हेड हैं ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड से हैं। और सीईओ जॉफ एलार्डिस हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में हैशटैग प्ले ट्रू अभियान ये किसने शुरू किया? तो आंसर होगा नाडा ने। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसने अभी हैशटैग प्ले ट्रू अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? देश में स्वच्छ खेल यानी कि फेयर प्ले और बिना डोपिंग के खेल खेला जाए, इसके बारे में जागरूकता लाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, वाडा की रैंकिंग आई थी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की। उसमें बताया था कि डोपिंग के मामले में भारत टॉप पर है। मतलब भारत से सबसे ज्यादा डोपिंग पॉजिटिव केस पाए गए थे। तो उसके बाद ही नाडा ने ये प्रोग्राम शुरू किया कि इसके बारे में भैया खिलाड़ियों को, लोगों को जागरूक किया जाए। देखो नाडा की बात करते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की, तो स्थापना होती है 2005 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके हेड हैं आशीष भार्गव और ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी हैं। आपको एक और पॉइंट याद दिला दूं अभी करंट अफेयर्स का, कि अभी नाडा ने रोड टू पेरिस 2024 नाम से कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। किसके लिए? क्लीन स्पोर्ट और एंटी डोपिंग को सपोर्ट करने के लिए। आपको याद होगा अभी रचना कुमारी पे 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था, पढ़ा था हमने। अब कौन है ये रचना कुमारी, इनका संबंध किस खेल से है? अगर ये प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं तो सच बताना कि आप इसका उत्तर दे पाओगे। बल्कि ये नाम हम करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। ये प्रश्न मैंने आपसे आपका सेल्फ एनालिसिस कराने के लिए पूछ लिया, यूं समझ लो। आपकी वास्तविकता आपको पता हो कि जो हम चीज पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में, डेली 10 ही तो क्वेश्चन पढ़ाता हूं मैं आपको, तो ये भी उन 10 में से कभी ना कभी पढ़ा था हमने, और इसी साल पढ़ा था शायद। तो अगर नहीं याद तो आपको रिवीजन की जरूरत है। तो हैमर थ्रोवर है ये, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शशि भूषण सिंह को। तो अभी शशि भूषण सिंह को कपड़ा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। 5 साल के लिए नियुक्त किया गया इनको। ये भारतीय जूट को प्रमोट करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है, एपेक्स बॉडी है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा कोलकाता में। और इसके सचिव हो गए हैं कौन? शशि भूषण सिंह। बाकी आप जानते हो अभी भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने थे एमवी राव। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने थे। और एएस राजीव केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त बने थे। वैसे हमारे मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? याद रखना, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कीजिएगा। आज के हमारे वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का, और सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आपके लिए जितना हो सकता है मैं करके दे रहा हूं, लेकिन मुझे जो आपसे चाहिए वो आपका सपोर्ट चाहिए। तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। चलो फिर एक बार मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करा दूं और सेशन एंड करते हैं फिर हम। तो चलो 5 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा?
यूनाइटेड अरब अमीरात। ये हुआ भी यहीं पे था। फिर पूछा था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये कब मनाते हैं? 3 मई को। फिर पूछा अभी आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला? वैशाली रमेश बाबू। फिर पूछा चीन के चंद्र मिशन चांग E6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन ICube का संबंध किससे है? पाकिस्तान। फिर पूछा अभी हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा? IISc बेंगलुरु। फिर पूछा 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंद्रलेखा के वास्तविक प्रति का अनावरण कहां पे किया? केरल में। फिर पूछा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के नए डायरेक्टर बन गए प्रतिमा सिंह। फिर पूछा अभी ICC ने डेवॉन थॉमस पर 5 साल का बैन लगा दिया। वे किस देश के क्रिकेटर है? वेस्ट इंडीज। फिर पूछा NPCI ने UPI के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया? नामीबिया, जिसकी कैपिटल होती है विंडहॉक। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन की वकालत की? इजराइल और फिलिस्तीन। तो चलो भी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा इसरो। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।